हमको उसके मास से। ये किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या है हमें कैसे पता चलेगा, इनर्शिया से। ठीक है, ये मैंने पहले बता दिया है कि जैसे कोई जैसे एक लोहे, हमने एक लोहा रखा ऐसे हाथ पे, उसको मैं पुश करूंगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ये मार्कर, इसको थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास, इसका इनर्शिया कम है और उसका इनर्शिया ज्यादा है। मतलब उसका मास ज्यादा है जो लोहा है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मास कम है इसलिए ये आगे बढ़ रहा है। तो जो मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इनर्शिया के टर्म में। मास इज मेजर इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया। मास इज मेजर in terms of inertia। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम m से डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। जब भी हम m लिखेंगे तो आप समझिए फिजिक्स के अंदर जहां भी m यूज होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मास को। m से डिनोट करते हैं इसका, यही इसका सिंबल भी है। ठीक, m मास की SI यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है मास की, kg। और मास कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसी होती है, जिनकी केवल वैल्यू पता हो, जिनका केवल मैग्नीट्यूड पता हो, आपको उसका डायरेक्शन नहीं पता होता है, वो क्वांटिटी मास स्केलर क्वांटिटी होती है। जिसका आपको मैं 11th में इसको और अच्छे से बताऊंगा कि मास मतलब स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है। यहाँ बस वही समझिए कि स्केलर क्या होता है, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, तो वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक, ये हो गया सिंपल मास। मास की ये तो नॉर्मल बात हो गई। मास की एक खासियत ये है कि ये कहीं कभी हमेशा सेम रहता है, इट नेवर बी चेंज। मास क्या है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, आपका मास जो यहाँ है जमीन, यहाँ पे अर्थ पे, वही आपका मून पे होगा, वही आप मार्स पे चले जाइए वो होगा, जुपिटर पे चले जाइए तब भी आपका मास वही होगा। मास इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। मास इज कांस्टेंट थ्रू आउट यूनिवर्स। जैसे हमने पढ़ा कि F इजिकल टू फोर्स इजिकल टू मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ क्या है कि अगर फोर्स को आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा। फोर्स को आप अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मास आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज है कि मास जो है हर जगह कांस्टेंट होता है। इसका आप ऐसे समझिए कि हमने जो जी लिखा था, जी में, उसमें जी में क्या लिखा था, जी की जो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर। तो इसमें कभी भी हमने कहीं इस कोई भी ऑब्जेक्ट के मास का डिस्कस नहीं किया है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ऊपर है तो उसका जी अलग नहीं होगा। ये जी उस पर निर्भर ही नहीं करेगा, हमेशा किस पे निर्भर करेगा, इन्हीं चीजों पे। तो F इजिकल टू mg में अगर जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा तो मास किस पे, मास जो है जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो मास किसी का उसके फोर्स पे निर्भर करेगा। और फोर्स जो होगा वो हमें पता है कि सब जगह वही है, सब जगह ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी, इसीलिए मास हर जगह कांस्टेंट है। मास को हमने एक ऐसा टर्म बनाया कि मास जो है थ्रू आउट द यूनिवर्स किसी चीज का कांस्टेंट हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है वेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेट। जो भी चीज मास क्या है, एक अच्छा लड़का है समझिए, और वेट जो है वो मास की तरह अच्छा लड़का नहीं है। ये जो काम करता है ये उसका उल्टा करता है। ठीक है, चलिए तो उल्टा मतलब क्या हो गया कि ये इसमें थोड़ा अभी मैं इसका और डिटेल में बताऊंगा, बस ये आप समझिए कि मास क्या है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट मास इसकी क्या है, न्यूटन। आपसे समझ लीजिए, आपको हैरानी हो सकती है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। और वेट की खासियत क्या है कि ये हर जगह बदल जाता है। वेट जो है इट्स नॉट कांस्टेंट,
वेट इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेट इज चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस। ठीक, वेट क्या है? प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। चलिए एक और, अब हम एक्चुअल डिफिनेशन पे आते हैं। आप कभी सोचे हैं कि आपको आपका वेट कब महसूस होता है? आपने कभी सोचा है? जब आप किसी जगह पे टच होते हो उसी समय आपका वेट महसूस होगा। आप जरा अपनी जगह से उछलिए एक बार और फिर उससे फील करिए कि आपको कहीं आपका वेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जब आप उछलोगे, ठीक है, उस समय आपको आपके वेट का एहसास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं टच नहीं हो, कहीं आप टच ही नहीं हो, इसीलिए आपको उस कंडीशन में जितनी देर आप हवा में रहे आपको अपने वेट का एहसास नहीं होगा। उसमें देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है कि वेट कब निर्भर करता है? जब हम कहीं टच होते हैं किसी चीज पे। वेट तो और टच करने का हमने क्या पढ़ा है कि भाई जो कहीं भी हमें जो फोर्स होता है, फोर्स अगर कहीं अप्लाई करना हो तो ज्यादातर केस में हम सब केस नहीं कर सकते हैं, तो हमें सरफेस को टच करना पड़ता है, सरफेस को पुश करना पड़ता है। तो वेट एक तरीके का फोर्स है। वेट एक तरीके का फोर्स है। ध्यान लीजिए, वेट क्या है? एक तरीके का फोर्स है। चलिए स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका। एक बात हम थोड़ा सा आपको पहले बता दें कि क्या है अर्थ। जैसे जब आप अर्थ की सरफेस पे मूव करते हो, दो टर्म होते हैं। टर्म दो है हमारे पास। कौन से टर्म? एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जब आप अर्थ के सरफेस पे मूव कर रहे होगे, ये कहीं भी, क्योंकि अर्थ इतनी है कि आप जहां पे रहोगे वहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो गोल है। ठीक, तो जब आप अर्थ के सरफेस पे मूव कर रहे होगे उस समय आप कैसे मोशन कर रहे हो? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हो। लेकिन जब आप अर्थ के सरफेस में ऐसे मूव कर रहे हो इस तरफ, मतलब जहां पे आप खड़े हो वहां से लाइन जो है सेंटर की तरफ अगर हम खींचे तो लाइन सीधा सेंटर पे जाए। ठीक, ये जो है आप जहां भी खड़े होगे वहां से कोई भी लाइन खींची जाए अगर नीचे की तरफ तो सेंटर पे ही जाएगी, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, हर जो है वो सेंटर से ही पास होगा। हर लाइन नहीं, मतलब एक लाइन तो जरूर सेंटर से पास होगी। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? जब हम ये बात करते हैं ये कि मतलब सेंटर की तरफ जो लाइन जा रही है किसी भी पॉइंट से, ये क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल क्या है? लाइन पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ अर्थ, पासेस थ्रू अ सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या है? वर्टिकल है। वर्टिकल वो लाइन जो सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रही हो, हमने इमेजिन किया है, उसको हम वर्टिकल नाम देंगे। क्या होता है जो साइंस में हम टर्म लेते हैं वो ऐसा लेते हैं जिसको कभी बदला ना जा सके। ऐसे नहीं कि भाई हमने लिया पड़ोस में जाके बदल गया, आदमी की तरह नहीं होता है वो ऐसा टर्म होता है कि जो हमेशा सेम रहे, कांस्टेंट रहे। ये नहीं कि आपके देश में कुछ अलग हो, हमारे देश में कुछ अलग हो, ऐसे काम नहीं चलता है। तो हमने क्या दिया भाई? वर्टिकल हम उसको कहेंगे जो लाइन अर्थ के सेंटर से पास हो रही हो। तो अर्थ जो हर जगह कहीं भी, चाहे भारत में हो या अमेरिका में हो, हर जगह आदमी जब भी खड़ा होगा तो जहाँ से लाइन जाएगी वो सेंटर से जाएगी, तो उसको हम वहाँ वर्टिकल कहेंगे। ठीक, और हॉरिजॉन्टल क्या कहेंगे? कि जो लाइन अर्थ के सरफेस पे चल रही है। जैसे ये लाइन ऐसे है, ये क्या है? समझ करिए, जो ये लाइन बनेगी ये हॉरिजॉन्टल बनेगी, क्यों? ये सरफेस पे चल रही है, सरफेस की बात कर रही है। और जो ये लाइन बनेगी ऐसे, ये क्या बनेगी? वर्टिकल लाइन है ये। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल क्या है? पासेस थ्रू अ सरफेस, पासेस थ्रू सरफेस, लाइन पासेस थ्रू सरफेस। ठीक, तो यहाँ आपको समझ में आ गया। तो वेट क्या है? वेट की आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें लिखिए। वेट, इट इज अ फोर्स व्हिच एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड टू द सरफेस, वर्टिकली डाउनवर्ड टू द अर्थ।
चलिए लिखते हैं, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, फोर्स, इसको जरा हम इसका स्टेटमेंट सही से एनसीईआरटी वाला लिखवा दें आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया डिफिनेशन। मैं बोला था डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन क्या है कि अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। अर्थ जो है किसी ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी। दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, उस फोर्स से इसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। और ये फोर्स किस पे निर्भर करेगा कि इसका मास कितना है, और जी सरफेस जो है, जो अर्थ है, या कोई भी सरफेस हो सकती है। यहाँ पे मान लीजिए मून होता है, तो ये मून का जी होता है, यहाँ पे मून कितना ग्रेविटी लगा रहा है, कोई भी सरफेस हो, तो वेट क्या मतलब इस सरफेस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, उस पर डिपेंड करेगा। तो कोई जैसे क्या है ना, ये पेन है, आप कोई भारी चीज उठाओ कोई, और आप ज्यादा देर तक उठा नहीं पाते, उसको रख देते हो, क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, और उसको जो है जितना ज्यादा मास है, तो अर्थ उसको उतना ही तेज पावर से, उतना ही ज्यादा पावर से उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसलिए आपको उसको उठाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इस मार्बल को उठाने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ा, क्योंकि अर्थ इसको बहुत कम पावर से अपनी तरफ खींच रही है। क्यों कम पावर से खींच रही है? क्योंकि इसका मास जो है वो बहुत ही कम है। जी इसके लिए भी वही होगा जो दूसरे के लिए होगा, जी हमेशा सेम रहेगा। अगर अर्थ पे हैं आप, तो हमेशा जी एक ही रहेगा। अगर आप मून पे चले जाएंगे तो वहां जी बदल जाएगा। तो वहां क्या होगा, अगर हम वहां पे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या होगा, ठीक। तो क्या यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया कि जो फोर्स है किसी भी चीज का, वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगाएगा, वो जी पे डिपेंड करेगा। जी किस पे डिपेंड करेगी कि आप हैं किस ग्रह पर आप हैं, किस प्लैनेट पे आप हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। प्लस मास क्या है, सेम है, तो जी तो अर्थ पे सेम रहेगी। मास क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट का हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फोर्स धरती पे लगा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट धरती पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि उसका मास कितना है और उसकी जी कितना। अगर मैं सरफेस पे हूं तब भी जी लग रहा है, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लग रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जो है अर्थ के सेंटर की तरफ पहुंच जाऊं। जब मैं अर्थ के सेंटर की तरफ जितना भी नीचे जाऊंगा, जी और बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमको चाह रहा है कि आप अर्थ की सेंटर की तरफ जाइए, ठीक। और वो जो ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अर्थ खींचेगी अपनी तरफ, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, वेट। उसी फोर्स को हमने नाम दिया वेट। वेट क्या है भाई, कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है, ये उस ऑब्जेक्ट के वेट पर निर्भर करता है, ठीक। मतलब जिसका मास कम है उसका वेट कम है, जिसका मास ज्यादा है उसका वेट ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो वेट है, पहले तो एफ क्या होता है भाई, एफ क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू जी, और एफ जो है डब्ल्यू के बराबर हो गया। ये स्टेटमेंट देख लीजिए आप, लिख लीजिए। और उसको हमने डब्ल्यू नाम दिया, डब्ल्यू क्या है, वेट है, वेट किसके बराबर हो गया, मास इंटू जी पे। जी क्या रहेगा, अर्थ पे हमेशा सेम रहेगा, तो जितना उसका मास वेरी करेगा अर्थ पे, उतना उसका वेट चेंज होगा, ठीक है। जितना उसका मास वेरी करेगा उतना उसका वेट चेंज होगा। हमको ये फोर्स का तो पहले मैं बता चुका, F इक्वल टू जी, याद करिए वहाँ जब सब कुछ होना है। तो उसमें हम यहाँ मास निकाल भी सकते हैं कि मास कैसे निकालेंगे। किसी का अगर वेट पता है आपको, तो वेट को अगर जी से डिवाइड कर दीजिए तो आपका मास निकल आएगा। जैसे आपका वेट 70 किलो है, तो आपका मास कितना है, मान लीजिए हमने जी की वैल्यू 9.8 है, हमने उसको 10 ले लिया, तो जी की वैल्यू 10 है, तो आपका मास कितना आ जाएगा, 7 kg। मतलब आपका वेट अगर 70 किलो है तो आपका मास क्या है, 7 kg है। तो जिसको भी अपना वेट ज्यादा लग रहा हो ना, तो अपना वेट में बताया करो, मास बताया करो कि हमारा मास इतना है, खुद को भी खुशी मिल जाएगी। और जिसको जो पतले हैं उनको भाई बात ही नहीं करनी है, उनका तो है ही है, कोई बात नहीं। मतलब जो लोग मोटे हैं वो अपना वेट मत बताओ, हमेशा मास बताओ, ठीक। ये सिंपल में खुश भी रहोगे, अपने को खुश भी मिलेगी, भाई इतना कम है, हमेशा यूनिट डिजिट में ही आएगा, 2-3 डिजिट ही, 1 से लेकर 10 तक में ही आ जाओगे। तो हम और आगे बढ़ेंगे, उसके आगे क्या है, हाँ, कि
कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को मून पर ले जाते हैं तो उसके वेट में क्या कमी आएगी। जैसा कि आपने पढ़ा कि मास जो है वो पूरे अर्थ पे सेम रहेगा। मास जो है अर्थ पे पूरे हमेशा जहाँ पे आप रहेंगे वो सेम रहेगा। यूनिवर्स में पूरे मास जो है हमेशा सेम रहेगा, लेकिन क्या बदलेगा, वेट बदलेगा। यूनिवर्स में मास हमेशा सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, उसका वेट चेंज होगा। तो वेट में क्या चेंज होगी, चलिए आपको हम आपको डिस्कस कर देते हैं तुरंत ही। तो हमें ये पता चल गया कि वेट किस पे निर्भर करता है, फोर्स पे, और फोर्स किस पे निर्भर कर रही है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं, ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि ये क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।